हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपीपीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि आयोग द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आपका टेस्ट नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। और इसमें देखिए ये जो है यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें 125 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल के देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के रहने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो बाकी इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से। जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं सारे आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे और जो भी वीडियो है वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आप लोगों को वीडियो ढूंढने में, तो इसे आप लोग सॉल्व करिए और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और कोशिश ये किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें और देखिए आप लोगों के लास्ट में एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और क्वेश्चन फॉर्मेट जो है ये भी आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, जिसमें आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल उसमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें कृषि जलवायु क्षेत्र दिए गए हैं और प्रमुख मृदा प्रकार दिए गए, मतलब किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर हम बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड में किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी? बुंदेलखंड में लवड़ी या लोनी मृदा पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपका विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है यह आपकी लाल मृदा पाई जाती है। तराई और भाबर क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तराई और भाबर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है और मध्य मैदानी क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बाकी इससे रिलेटेड अगर हम कुछ और देखें तो जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश को मृदा के आधार पर भूभाग, इसके उत्तर प्रदेश का जो टोटल भूभाग है इसको मृदा के अकॉर्डिंग, मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं ये भी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, किस किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं? ये आपके तराई, भाबर, पश्चिमी मैदान हो गया। ठीक है, पश्चिम मैदान का जो मध्य पश्चिम मैदान हो गया, उसके साथ साथ दक्षिण पश्चिम का जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी मैदान और मध्य मैदानी आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपकी जो लवड़ी या लोनी मृदा है यह बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बलुई या दोमट मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। लाल मृदा जो है विंध्य क्षेत्र में। काली या रेगुर मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, जिसे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में माड़ या कावर या फिर राकड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है मृदा के आधार पर, ये मृदा के आधार पर बांटा गया, याद रखिएगा। ठीक है, मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और कौन सी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर वो आपका 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से निकलती है? केन, चंबल, गोमती या फिर सिंध? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गोमती नदी की अगर हम बात करें तो ये तराई क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, और यह जो है पीलीभीत के जो माधो टांडा, पीलीभीत के समीप स्थित है माधो टांडा, और यहाँ पर आपका जिसे पहले फूलर झील के नाम से जाना जाता, वर्तमान समय में इसे गोमल ताल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए गोमती नदी का उद्गम पूछे और उसमें कुछ स्टेटमेंट दे करके उसमें अगर गोमल ताल लिखा हो, फूलर झील न लिखा हो, तो आप गोमल ताल को टिक करेंगे। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, और यह गोमती नदी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। वो जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, जौनपुर आदि जिलों से होकर के यह प्रवाहित होती है। और गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गोमती नदी जो है यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गोमती नदी गंगा नदी में मिल जाती है। बाकी जो आपका केन, चंबल और सिंध है, इन सभी नदियों का जो उद्गम है मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य और मालवा पठार से होता है। ठीक है, विंध्य मालवा पठार से होता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे उनको प्रॉपर जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। ठीक, तो आप लोग प्रैक्टिस बस अच्छे से सॉल्व करिए, मेरे साथ बने रहें और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें।
बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं यूपीपीसीएस के लिए अच्छे पब्लिकेशन के, वो सारे प्रैक्टिस सेट एग्जाम के पहले तक करा दिए जाएंगे। जैसा कि आरओ में जो लोग मेरे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे उनको ये बात अच्छे से पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। इन वनों की समृद्धि ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इस प्रकार के वन समांतर लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव जैसे पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत हो जाएगा। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। और गलत क्यों है? देखिए, अगर हम बात करें जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि 100 से 100 नहीं है, ठीक है जी, आपका यार 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत गंगा यमुना का मैदान हो गया, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, गाजियाबाद वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियां कौन कौन सी हैं इस जलवायु क्षेत्र में? शॉल, नीम, बेल, बबूल, आम, इमली आदि जो शुष्क ऋतु में अपने पत्ते गिरा देती हैं, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की अगर हम बात करें, आर्द्र पर्णपाती वनों में जो वर्षा की मात्रा है वो 100 से लेकर के 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और यह उत्तर प्रदेश के भाबर तराई वाले बेल्ट में पाई जाती है, मुख्य रूप से जो आपका बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत वाला क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ की जो प्रमुख वनस्पतियाँ हैं वो आपकी सागौन, शाल, पलास, बेर, जामुन, महुआ, आंवला। और यह जो है समृद्ध वितान है, जो इसका जो कैनोपी डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, किसकी तुलना में? शुष्क पर्णपाती वन की तुलना में, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका उष्णकटिबंधीय कंटीले बना जाएंगे। और यह कहाँ पे पाए जाएंगे? यह आपके बुंदेलखंड, विंध्य पठार वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से झांसी, महोबा, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में। और यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा होती है यह 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएंगी वो आपकी फुलई हो गई, खैर, धामन, बबूल, दीर्घ अंतराल वाले जो कंटक वाले वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिससे गोंद निकलता है, गोंद वाले वृक्ष भी इसी जो जलवायु क्षेत्र है यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार और अगर हम देख लें, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यहाँ पे वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है वो 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। उष्णकटिबंधीय जो कंटीले वन है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा 50 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के या 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के संबंध में देखिए, ये आपका नवीनतम रिपोर्ट है तो इसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर देहरादून स्थित जो आपका देहरादून स्थित जो वन सर्वेक्षण संस्थान है उसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, इसमें क्या अगर हम बात करें, हाँ इसमें अगर हम बात करें वन स्थिति रिपोर्ट की, वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। सोनभद्र में मिर्जापुर जिले की अपेक्षा दोगुने से भी अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है, फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। और इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 है, इसके अनुसार भारत में जो वन और वृक्ष आवरण है वो कितना है, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रही है। वनावरण और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, वनावरण एंड आपका जो वृक्षावरण है इसमें वृद्धि की अगर हम बात करें, वृद्धि कितना हुआ है, ये हुआ आपका 559.19 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और पहले नंबर पे कौन सा है वृद्धि के मामले में, पहले नंबर पे, और इस मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आपका उड़ीसा है, ठीक है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सोनभद्र में उत्तर प्रदेश के अगर जिलों की बात करें तो सोनभद्र में 2,40,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और इस हिसाब से सोनभद्र जो है भारत उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र के मामले में पहले नंबर पे है, ठीक है। और मिर्जापुर की बात करें, मिर्जापुर में 736.91 वर्ग किलोमीटर है। और इससे स्पष्ट होता है कि सोनभद्र का जो वन क्षेत्र है मिर्जापुर की तुलना में क्या है, दोगुने से भी अधिक है, ठीक है।
तो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत के कुल वनावरण और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई थी। तो जैसे देखिए उत्तर प्रदेश के वनावरण और वृक्षावरण में जो वृद्धि हुआ था वो 559.19 वर्ग किलोमीटर हुआ था। और यही अगर पूछ ले कि भारत के वनावरण वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई थी, तो ये हुआ था आपका 1445 वर्ग किलोमीटर, 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ था। ठीक है, जो इसकी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ झील दिए गए हैं और जिला दिया गया है। बरुआ सागर झील कहाँ पे पाया जाता है? बरुआ सागर झील की अगर हम बात करें तो ये झांसी में है। गोविंद वल्लभ पंत सोनभद्र में है। बेला सागर झील कहाँ पे है? बेला सागर झील है महोबा में, और सुरहा ताल है बलिया में। इसका जो सही आंसर वो आपका 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के संयुक्त उत्पादन से अधिक गन्ने का उत्पादन किया था। उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में 19 से 20 से 23-24 की अवधि में प्रत्येक वर्ष निरंतर वृद्धि देखने को मिला है। 2019-20 से लेकर के 23-24 में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश में निरंतर वृद्धि देखने को मिला है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अर्थात पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादन में अगर हम देखें तो निरंतर वृद्धि नहीं हुआ है। जैसे 19-20 में चावल का उत्पादन 154 लाख टन था, 20-21 में 154.30 लाख टन था, मतलब गिरावट देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद फिर 21-22 की अगर हम बात करें तो 151 लाख टन पुनः गिरावट देखने को मिला था। 22-23 में बढ़ करके 160 लाख टन हो गया था, और 23-24 में इसमें फिर गिरावट देखने को मिला और यह 158 लाख टन हो गया। ठीक है, तो निरंतर वृद्धि नहीं देखने को मिला है। जैसे देखिए कोई भी स्टेटमेंट अगर ऐसा पूछता है कि इसमें जो निरंतर वृद्धि हुआ है, या फिर से कुछ भी ऐसे देख करके अगर पूछता है कि निरंतर इसमें वृद्धि हुआ है फिर निरंतर ह्रास हुआ है, तो अब मान के चलिए कि 90% वो ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि किसी में भी ऐसा नहीं है, कुछ भी हो उसमें ऐसा नहीं होगा कि निरंतर या तो वृद्धि देखने को मिलेगा या फिर ह्रास देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे भारत का रैंकिंग भी ऐसे ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, कोई रैंक देकर के पूछ लेता है कि भारत की यह रैंकिंग जो है इतने सालों से निरंतर वृद्धि इसमें देखने को मिला है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, सही आंसर इसका जो है आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, तो सही आंसर इसका सही है। ठीक, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ खनिज हैं और जिले दिए गए, कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है उससे आपको सम्मिलित करना है। रॉक फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पाया जाता है? यह मुख्य रूप से ललितपुर में इसके भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद आपका सोना, सोना कहाँ पाया जाता है? सोना आपका ललितपुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। पोटास की बात करें, पोटास आपका चित्रकूट सोनभद्र वाले क्षेत्र में, और एंडुलासाइट आपका पाया जाता है सोनभद्र में, एंडुलासाइट सोनभद्र में। इसका सही आंसर 4, 2, 3, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है और इसमें राजदरी और देवदरी जैसे जलप्रपात शामिल है। राजदरी और देवदरी जैसे जलप्रपात इसी में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में विविध प्रकार के जीव जंतु जैसे काली बत्तख, चीतल, सांभर, नीलगाय, वन्य शूकर, शाही और भारतीय हिरन पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही। बाकी ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चंद्रप्रभा नदी है इसी नदी के मध्य में पाए जाते हैं राजदरी और देवदरी जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछ सकता है राजदरी देवदरी जलप्रपात किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, यह याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? अदवा बांध, चंद्रावल बांध, डोगरी बांध या फिर ओढ़नी बांध, कौन इसमें से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओढ़नी बांध, यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। अदवा बांध की अगर हम बात करें, यह जो है अदवा नदी पर है, अदवा नदी पर है, और किस जिले में स्थित है? तो यह आपके मिर्जापुर में है, मिर्जापुर। ठीक है, चंद्रावल बांध की अगर हम बात करें, यह आपके चंद्रावल नदी पर स्थित है, चंद्रावल नदी पर, और यह महोबा में स्थित है, महोबा में। डोगरी बांध की बात करें, यह पहुजा नदी पर है, पहुजा या कहीं कहीं पाहुजा देखने को मिलेगा, पहुजा नदी पर है, और यह जो है आपके झांसी में है, झांसी जिले में। ठीक, ओढ़नी बांध की अगर हम बात करें, यह आपके कहाँ पे है? यह बिहार में है, और किस नदी पर है? ओढ़नी नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपके बिहार में है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, याद रखिएगा। अदवा बांध
अधवा नदी पर है मिर्जापुर में, चंद्रावल बांध चंद्रावल नदी पर है महोबा में, डोगरी बांध पाउजा नदी पर झांसी में है, और ओढ़नी बांध बिहार में ओढ़नी नदी पर है। इसका जो सही आंसर है, क्या पूछा है कि कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा ओढ़नी बांध। ठीक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह उत्तर प्रदेश में सांड मृदा की समस्या के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की बात कर रहा है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1978 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत, इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी जिलों को क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो आपका सोनभद्र जिला है पहले नंबर पे आ जाएगा, सोनभद्र जिला आ जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आपका लखीमपुर दूसरे नंबर पे, फिर आपका मिर्जापुर, उसके बाद पीलीभीत है। तो सभी क्रम से हैं, सही आंसर इसका डी हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को कुछ वन्यजीव अभयारण्य और जिले दिए गए। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य या वन्यजीव विहार की बात करें तो यह बहराइच जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे? अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है यह आपके चंदौली जिले में स्थित है, ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे है? यह आपके वाराणसी में है। और महावीर स्वामी है ललितपुर में। इसका सही आंसर 4 3 2 1 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। कुछ रामसर साइट और जिले दिए गए हैं। शांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? शांडी पक्षी अभयारण्य की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? शांडी पक्षी अभयारण्य जो है आपके हरदोई में है, ठीक है। शांडी पक्षी अभयारण्य है हरदोई में और इसे 1991 में अभयारण्य घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 1991 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। समान पक्षी विहार कहाँ पे है? समान पक्षी विहार है मैनपुरी में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है और इसे 1990 में अधिसूचित किया गया था, 1990 में इसे अधिसूचित किया गया था, ठीक है। सरसई नवल झील की अगर हम बात करें, यह कहाँ पे है? सरसई नवल वेटलैंड जो है कहाँ पे है? देखिए सरसई नवल वेटलैंड जो है यह आपके इटावा जिले में है, इटावा जिले में है, ठीक है। सरसई नवल इटावा जिले में स्थित है। और इसके बाद है आपका सूर सरोवर, यह आगरा में है और इसे जो है अभयारण्य घोषित किया गया था कब? 1991 में इसे भी अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये सभी स्टेटमेंट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2 1 3 4 ऑप्शन है, 2 1 3 4 ऑप्शन है हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु को निम्नलिखित में से निम्न अनुसार जो वर्गीकृत किया गया है, किस में वर्गीकृत किया गया है? शुष्क शीत ऋतु युक्त आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शुष्क शीत ऋतु युक्त आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र शीत ऋतु युक्त आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय या फिर शुष्क शीत ऋतु युक्त उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उत्तर प्रदेश के जो जलवायु है इसे किस रूप में वर्गीकृत किया गया कोपेन के अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शुष्क शीत ऋतु युक्त आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत इसे क्या किया गया है? इसे मतलब वर्गीकृत किया गया है। और कोपेन ने इसे जो नाम दिया था वो दिया था CWA, ठीक है, CWA। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य। दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन कौन से अभयारण्य उद्यान शामिल है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर देखिए, दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो आएगा ही, किशनपुर भी है और कतरनिया घाट भी है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। पीलीभीत इसमें शामिल नहीं है। आप एक समय के लिए अगर देखें तो पीलीभीत कहाँ पे है और आपका दुधवा जो लखीमपुर खीरी में है यह कहाँ पे है, तो इसके बीच में काफ़ी अंतर है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा ये? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर हरियाणा। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जो बाउंड्री लगती है किस राज्य के साथ लगती है? यह लगती है आपके मध्य प्रदेश के साथ, ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। तो सही आंसर यही है। गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर के गुजरता है? मेरठ, हरदोई, प्रयागराज, हापुड़। देखिए इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए थे, किसी प्रैक्टिस सेट में गंगा एक्सप्रेसवे को डिटेल में डिस्कस किया गया था। कितने जिले से, टोटल कितने जिलों से होकर गुजरता है, कौन कौन से जिले से होकर गुजरता है, इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से किया करें, गैप बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पे बहुत से विविध
प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं। और वहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने का फ़ायदा है कि ये है कि सभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को ईजिली एक ही बार अवेलेबल हो जाते हैं। तो जिस भी पब्लिकेशन का आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जैसे टाइमली जो क्रम बाई क्रम जो कराया जाएगा वही आप कर पाएंगे। तो आप लोग एक बार जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस पे बहुत से प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं। जैसा कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं तो प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व करना लगाना आप लोग शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि पढ़ने का तो साल भर आप पढ़ते ही रहते हैं और तैयारी आपकी ठीक ठाक है, तो इसलिए जो है प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो सके आप लोग लगाया करें। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे बताना है किस जिले से होकर के गुजरती है। देखिए इसकी अगर हम बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, गंगा एक्सप्रेसवे जो है मेरठ से भी होकर गुजरती है, प्रयागराज, हरदोई और हापुड़ इन सभी जिलों से होकर के गुजरती है। और गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है, गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है यह जो है 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है। ठीक है, 594 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और यह जो है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से होकर के गुजरती है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में पहले नंबर पे है? आम, अमरूद, आलू, लीची। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, ठीक बात है। आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, भी ठीक है। अमरूद उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, भी ठीक है। तो सही आंसर 1, 2, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी लीची उत्पादन की बात करें, लीची उत्पादन में भारत में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? बिहार है। ठीक है, बिहार है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एग्रीज परियोजना, उत्तर प्रदेश एग्रीज परियोजना निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा समर्थित है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। किसके द्वारा जो है इसका समर्थन दिया गया है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा। और इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत बुंदेलखंड और पूर्वांचल को प्राथमिकता दी जाएगी। जो अपेक्षाकृत निम्न कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे फसल उत्पादकता को बढ़ाने और जो आजीविका में सुधार करने के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि करने, ठीक है, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में सुधार करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, जैसे फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और मृदा से रिलेटेड जो है किसानों को जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है, खाद से रिलेटेड, फसल से रिलेटेड उन्हें शिक्षित करना। और उस मुख्य रूप से जो फोकस किया गया आपका बुंदेलखंड और पूर्वांचल वाला क्षेत्र है जहाँ पे कृषि उत्पादन जो है कम होता है उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? विश्व बैंक कर रहा है। और इसके अगर हम बात करें बजट में जो आपका 2024-25 का जो बजट है उस बजट में इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। रानेह जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? केन, वरुणा, बेतवा या फिर टोन्स। रानेह जलप्रपात किस नदी पर है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केन नदी पर स्थित है। रानेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के खजुराहो से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो केन नदी है वहां पर इसे बनाया गया है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। वरुणा नदी के बारे में देखिए, इसका उद्गम प्रयागराज के फूलपुर से होता है। यह वाराणसी में सराय मोहन के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्थात तीनों विकल्प सही है वरुणा नदी के बारे में। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अपशिष्ट से संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG संयंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह उत्तर प्रदेश में निर्मित पहला जैव CNG संयंत्र होगा। इसे लखनऊ में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के आधार पर बनाया जाएगा। अडानी गैस लिमिटेड उत्पादन जैसे CNG की आपूर्ति हेतु पाइपलाइन स्थापित करेगी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके लखनऊ में नहीं, कहाँ बनाया जाएगा? इसका जो निर्माण किया जाएगा, इस संयंत्र का जो निर्माण किया जाएगा वो प्रयागराज में किया जाएगा। प्रयागराज में किया जाएगा। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों से होकर के प्रवाहित होती है? श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीरनगर, गोंडा और पीलीभीत। आपको बताना है राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के किन जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें राप्ती नदी की, राप्ती नदी श्रावस्ती से होकर जाती है, ठीक बात है। बस्ती से होकर भी प्रवाहित होती है। संत कबीरनगर और गोंडा इन जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। और ये जिले देखेंगे तो आसपास से सभी सटे हुए जिले हैं, ठीक है। और इन जिलों से होकर के राप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा। पीलीभीत से होकर के राप्ती नदी नहीं बहती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में वन भूमि नहीं है? जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी। फूड के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में वन भूमि नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और बलिया में वन भूमियां नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। उत्तर प्रदेश के वन प्रोफाइल के अनुसार अगर हम बात करें तो जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिले में किसी भी प्रकार की वन भूमि दर्ज नहीं की गई है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका ए हो जाएगा, क्वेश्चन इससे बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? 22 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ और 75 डिग्री ईस्ट से 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या फिर ऐसा ही दिया गया है। तो आपको बताना है कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट, यह इसका भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। सॉरी, भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी कब बनाया गया था? 1935, 1950, 1922 या फिर 1952। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये 1935 में। ठीक है, 1935 में ऑप्शन है इसका सही है। ठीक, बाकी कुछ और हम देखें तो 1936 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आगरा थी। उसके बाद 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। हाँ देखिए 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा। ठीक है, 1921 में लखनऊ को प्रशासनिक कार्य समझते हुए आंशिक राजधानी बनाया गया था। 1921 में लखनऊ जो है इसको आंशिक राजधानी बनाया गया था, याद रखिएगा। लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया था, आंशिक राजधानी बनाया गया था। ठीक, 1935 में लखनऊ को, 1935 में जो आपका लखनऊ है इसको पूर्ण राजधानी के रूप में डेवलप किया गया था, पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया था। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है कि लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बनाया गया था 1935 में। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से अलग करके कब किया गया था? उत्तराखंड का गठन कब किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके? देखिए उत्तराखंड का जो गठन है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। उस समय उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम पुनर्गठन किया गया 2007 में और उत्तराखंड नाम पड़ा इसका कब? 2007 में, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन है इसका सही है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बलिया राज्य का बलिया जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। मथुरा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो 1, 3, 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 दूसरा गलत है। मथुरा सबसे पश्चिमी जिला नहीं है। ठीक है, मथुरा जो है सबसे पश्चिमी जिला नहीं है। अगर हम बात करें, अगर इसके अंतर्गत हम देखें तो सहारनपुर जो है सबसे उत्तरी भाग को मतलब स्थित है, मतलब सबसे उत्तरी जिला है और हिमाचल प्रदेश के साथ अब किसकी सीमा साझा होती है। और विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है और सबसे पश्चिमी जिला की अगर हम बात करें तो ये आपका मथुरा नहीं बल्कि शामली है। ठीक है, शामली। तो सही आंसर इसका शामली है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, 1, 3, 4। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर इलाहाबाद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है कानपुर में स्थित है। ऑप्शन है इसका सही है। स्थापना कब किया गया था? 1957 में। 1957 में इसका स्थापना हुआ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा गाजियाबाद में। गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो गाजियाबाद, फिर उसके बाद आपका वाराणसी आ जाएगा, उसके बाद जो है लखनऊ आ जाएगा। ठीक है, लखनऊ आ जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका ललितपुर में है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। ललितपुर पहले नंबर पे है। उसके बाद आपका सोनभद्र है, सोनभद्र, हमीरपुर। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2025 में राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? ऋण चुकौती के अतिरिक्त कुल अनुमानित जो व्यय है 7.57 लाख करोड़ रुपए है। राजस्व अधिशेष लक्ष्य है जो आपका GSDP जो आपका
जीएसडीपी है यह 1.5% निर्धारित किया गया है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.5% लक्ष्य रखा गया है। रक्षा गलियारा परियोजना के लिए जीएसडीपी के 1% का अतिरिक्त उधार आवंटन निर्धारित किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश बजट 25-26 अनुमानित क्षेत्रवार आवंटन सही सुमिलित है? शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए 84,985 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 49,036 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सामाजिक कल्याण पोषण के लिए 25,543 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और नगरीय विकास के लिए 33,378 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 49,036 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। बाकी शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति की बात करें तो इसके लिए जो है 1,03,553 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, 1,03,553 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सामाजिक कल्याण वगैरह के लिए जो आपका सामाजिक कल्याण है इसके लिए 36,897, इसके लिए सामाजिक कल्याण के लिए 36,898 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नगरीय विकास की बात करें इसके लिए 25,946 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय बजट 25-26 के 4 प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त समूहों में शामिल नहीं है? गरीब, कृषि, युवा, महिलाएं। जो अब बजट आया था, बजट में वित्त मंत्री ने मुख्य रूप से जो फोकस किया था 4 क्षेत्रों पर, 4 लोगों पे किया था, उसमें जो है कौन शामिल नहीं है आपको बताना है, गरीब, कृषि, युवा या फिर महिलाएं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कृषि की बात नहीं की गई है। ठीक है, इसमें जो है गरीब है, युवा है, अन्नदाता और नारी अर्थात महिलाएं हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। बजट 25-26 के अनुसार भारत सरकार की कुल बकाया देयताएं जो अनुमानित है वो कितनी है? भारत सरकार की जो कुल बकाया अनुमानित देयताएं हैं वो जीडीपी का 56.1% है। ऑप्शन ए हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश 25-26 योजना परियोजना आवंटन अनुमान सही रूप से सुमिलित नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, 400 करोड़ रुपए का। जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के लिए 250 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए और नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कौन सा विकल्प इसका गलत है? गलत पूछा है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश क्लीन जो आपका उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट है इसके लिए आवंटन 500 करोड़ रुपए का नहीं किया गया है। ठीक है, इसके लिए आवंटन कितना किया गया? इसके लिए जो आवंटन है 198 करोड़ रुपए का किया गया है। ठीक, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट जो है डाटा देकर के फैक्ट पूछ लेता है तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2025 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश बजट जो 2025 है इसमें किन परियोजनाओं की घोषणा की गई थी आपको बताना है। अयोध्या में सोलर सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके स्थापित करने की घोषणा की गई थी बजट 2025 में? फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर सी हो जाएगा इन सभी। जैसे उत्तर प्रदेश के जो बजट 2025 है इसमें अयोध्या में एक सोलर सिटी बनाने की बात की गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की बात की गई थी। यह कहाँ बनाया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो बनाने की बात की गई है यह आपके लखनऊ में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन बनाने की बात की गई थी। उसके साथ साथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित करने की भी बात की गई थी। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी? आगरा, लखनऊ, विंध्य, पूर्वांचल या फिर बुंदेलखंड रीवा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1, 2, 4। पूर्वांचल तो पहले का है तो 1, 2, 4 इनकी घोषणा की गई थी। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 24-25 में भारत के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में 55% का योगदान दिया था। सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण में वर्ष दर वर्ष 13% की वृद्धि हुई है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल सेवाओं की प्रमुख भूमिका रही है। सेवा निर्यात में भारत का जो वैश्विक स्तर है वो 14वें स्थान पे है। पर्यटन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 22-23 में भारत की जीडीपी में 5% का योगदान दिया और 7 करोड़ से अधिक नौकरियां उत्पन्न की थी। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सेवा निर्यात में भारत का वैश्विक स्तर पर 14वां स्थान है, यह गलत है। ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेवा निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत का जो स्थान है वह 14वां नहीं बल्कि 7वां है। ठीक है, तो यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा घटक केंद्रीय बजट 25-26 में कुल सब्सिडी व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है? जो सब्सिडी दी जाती है 25-26 में जो आवंटन किया गया सबसे अधिक है, किस पर सब्सिडी दिया गया? उर्वरक पर, ब्याज पर, एलपीजी पर या फिर खाद्यान्न पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्यान्न पर जो सब्सिडी है वो सबसे अधिक दिया गया। ठीक है, इसमें क्रम इसका पूछ सकता है, तो सबसे अधिक जो सब्सिडी है खाद्यान्न पर दिया गया, या पहले नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका उर्वरक सब्सिडी है, दूसरे नंबर पे है उर्वरक सब्सिडी, तीसरे नंबर पे है ब्याज सब्सिडी और चौथे नंबर पे है एलपीजी सब्सिडी। इनका क्रम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहल केंद्रीय बजट 25-26 में निर्यात संवर्धन हेतु घोषित की गई थी? निर्यात संवर्धन मिशन, भारत ट्रेड नेट, जीसीसी हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा या फिर एयर कार्गो के लिए वेयर हाउसिंग सुविधा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी है। इन सभी की घोषणा की गई थी बजट 2025-26 में। कौन इसमें से सुमिलित नहीं है? 1857 की विद्रोह का दमन करने वाले जो अधिकारी हैं और स्थान दिया गया, जैसे लखनऊ में 1857 की विद्रोह का दमन हेनरी लॉरेंस ने किया था, कानपुर में जॉन निकोलसन ने किया था, बरेली में सर कॉलिन कैंपबेल ने किया था और इलाहाबाद बनारस में कर्नल ऑन शेल ने किया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कानपुर की अगर हम बात करें, कानपुर में जो 1857 के विद्रोह का दमन किया गया था वह कॉलिन कैंपबेल द्वारा किया गया था। ठीक है, कैंपबेल द्वारा किया गया था। ठीक, बाकी दिल्ली में निकोलसन ने इसका दमन किया था, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस ने इसका दमन किया था, कानपुर में कॉलिन कैंपबेल ने, झांसी और ग्वालियर में जनरल यूरोज ने 1857 की विद्रोह का दमन किया था, बरेली में 1857 के विद्रोह का दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया था, इलाहाबाद और बनारस में इसका जो दमन है वो कर्नल ऑन सेल ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। निम्नलिखित में से किसने 1942 में बलिया में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में अस्थायी सरकार बनाया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, एसी मजूमदार अर्थात अंबिका चरण मजूमदार द्वारा स्थापना मतलब इसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच समझौता होता है, उसके साथ साथ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग है इसके बीच में भी समझौता होता है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 1856 में अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिक्रमण किए जाने के समय निम्नलिखित में से कौन जो है अवध का नवाब था? शुजा-उद-दौला, आसफ-उद-दौला, सादत अली खान या फिर वाजिद अली खान? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की थी? आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की गई थी तुलसी राम द्वारा, जिन्हें शिवदयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। और कब किया गया था? ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1861 में। कहाँ किया गया था? आगरा में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? आधुनिक आखेटक संग्राहकों के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो 85,000 ईसा पूर्व से 72,000 ईसा पूर्व के पाए गए हैं। आखेटक संग्राहकों की जो अस्थियां हैं मध्य पसाड़ युग की, जो 10,550 से 9,550 ईसा पूर्व की हैं। रथ, ताम्र, तलवारें और धूसर मृदभांड जो पाए गए नवपाषाण काल में पाए गए हैं, 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व के हैं। घरेलू मवेशियों और प्रारंभिक कृषि के जो साक्ष्य पाए गए हैं यह नवपाषाण काल के हैं और यह 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच के पाए गए हैं। उस समय यह मुख्य रूप से एग्जिस्ट करते थे। इसमें बताना क्या है, कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए, रथ है ताम्र निर्मित जो तलवार है, मुकुट, मृदभांड हो गया, आभूषण और जो आपके खंजर वगैरह जो है, जो अस्त्र शस्त्र, यह जो है मुख्य रूप से किस युग के हैं? यह जो है आपके नवपाषाण काल नहीं बल्कि कांस्य युग के हैं, कांस्य युग के हैं। और इनका जो समय है 3300 से 1200 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, सही आंसर से हो जाएगा। बाकी विकल्प जो है वो आपके सही है, तीसरा गलत है। आलमगीरपुर एक सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती, यमुना, हिंडन या फिर घग्गर? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। महाभारत युद्ध के बाद सत्ता में आए राजा युधिष्ठिर का संबंध किस महाजनपद से था? पांचाल, कुरु, मत्स्य या फिर चिरी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुरु महाजनपद से था, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर
निम्नलिखित में से किस अवसर पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी घोषित किया था? हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध के विजय के बाद, गुजरात विजय के बाद, पानीपत द्वितीय युद्ध के बाद, या फिर बंगाल पर अधिकार के बाद? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था इसके बाद, जो कब हुआ था? 1556 में, 1556 में हुआ था। और इसके बाद मुगल साम्राज्य के जो एक निर्णायक हुआ था, और अकबर ने बैरम खां की सहायता से अफगान सेना के हिंदू सेनापति हेमू को पराजित किया था। और इस विजय के बाद अकबर ने उत्तर भारत में मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया, और बाद में अपने शासनकाल और सफलताओं के उपलक्ष्य में उसने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी की स्थापना कराई थी और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1408 ईस्वी में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था? 1408 में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ताजमहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें चारबाग शैली के उद्यान है, इसमें पच्चीकारी अर्थात पितरा देउरा की जड़ाई का कार्य किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। निर्माण किसने कराया था? आप लोगों को पता ही है निर्माण किसने कराया था, ठीक है, शाहजहां ने। ठीक, शाहजहां के द्वारा कराया गया था। और इसे अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कबीरदास से संबंधित है? गीत गोविंद, बीजक, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो? कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन कबीरदास से संबंधित है, ऑप्शन बी। बीजक की रचना कबीरदास ने की थी, ठीक है, बीजक की रचना जो है कबीरदास ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी, ठीक है। और बाकी जो आपका रामचरितमानस है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की जो रचना है यह तुलसीदास ने की थी, तुलसीदास ने की थी। और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, चंद्रबरदाई ने की थी। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा की एक रणनीतिक शहर के रूप में स्थापित किया था? आगरा को एक रणनीतिक शहर के रूप में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कन्नौज का प्राचीन नाम जो है कान्यकुब्ज था, ऑप्शन डी हो जाएगा। कन्नौज का प्राचीन नाम था कान्यकुब्ज। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने तहजीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से सुधारवादी सामाजिक विचारों को बढ़ावा दिया? किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? देखिए, तहजीब उल अखलाक की जो रचना है यह सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शहरों के जोड़ों ने उत्तर पश्चिम प्रांतों की राजधानियों के रूप में कार्य किया था? दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा और इलाहाबाद, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। और यह कब की बात है? 1834 की। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। इलाहाबाद में जो विद्रोह का नेतृत्व है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यह किसने किया था? इसकी अगर हम बात करें, इलाहाबाद में इसका जो नेतृत्व है मौलवी लियाकत अली ने किया था। लखनऊ में इसका नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल द्वारा। कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में नाना साहब ने। और बरेली में खान बहादुर खान ने। सही आंसर इसका जो है वो 2, 1, 4, 3 ये हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की आलोचना की थी? 1907 सूरत अधिवेशन, 1910 इलाहाबाद अधिवेशन, 1916 लखनऊ, या फिर 1911 कलकत्ता? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1910 इलाहाबाद अधिवेशन में। और आगे चल करके यही मोहम्मद अली जिन्ना जो है अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में पृथक निर्वाचन जो प्रणाली है इसके बहुत बड़े आलोचक थे, ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को किस कार्रवाई में शामिल होने के कारण 19 दिसंबर 1927 को मृत्यु दंड दिया गया था? दिल्ली षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, काकोरी या फिर लाहौर? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र के आरोप में, ठीक है। काकोरी ट्रेन जो पहले काकोरी ट्रेन कार्रवाई थी इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और यह जो है घटना 1925 की है, जिसके बाद 1927 में लोगों को फांसी दे दी गई थी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान अवध का नवाब था? मीर जाफर, मीर कासिम, सुजाउद्दौला या फिर आसफुद्दौला? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस घटना को बनारस नरसंहार कहा जाता है? 1799 में वजीर अली खान द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला, बक्सर युद्ध के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, किसको जो है बनारस नरसंहार के नाम से जाना जाता है? इसे या फिर 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सिपाहियों को फांसी देना, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वाराणसी में हुआ विद्रोह, इसे वाराणसी नरसंहार के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1799 में वजीर अली खान द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों पर जो हमला किया गया था, इसे बनारस नरसंहार के नाम से जाना जाता है। कब किया गया था? 1799 में, याद रखिएगा, डेट याद है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शहर ने 1910 में भारतीय स्त्री महामंडल के पहले अधिवेशन की मेजबानी की थी? बॉम्बे, इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास। जो भारत स्त्री महामंडल है 1910 में जिसका आयोजन किया गया था, इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। इलाहाबाद में इसका पहला अधिवेशन हुआ था और सरला देवी चौधरानी द्वारा इसकी पहली बैठक की आयोजन किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी। ख्याल नृत्य के बारे में देखिए। ख्याल नृत्य प्रायः बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि त्योहारों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है या किया जाता है। इस नृत्य में कलाकार बांस से निर्मित तथा रंग बिरंगे कागज से सुसज्जित एक मंदिर को सिर पर रख करके नृत्य करते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ख्याल नृत्य की बात करें तो यह नृत्य जो है कई क्षेत्रीय रूप में इसे जाना जाता है और यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में यह जो नृत्य है पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक है, जो बच्चे पैदा होते हैं उस खुशी में यह नृत्य किया जाता है, न कि कृषि त्योहार के रूप में। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। देवा मेला हाजी वारिस अली शाह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह मेला बाराबंकी के निकट देवानगर में सफर माह में आयोजित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी है। आपका जो पहला है वो गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। देवा मेला की अगर हम बात करें, देवा मेला जो है हाजी वारिस अली शाह की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित नहीं किया जाता है, बल्कि यह उनके पिता सैयद कुर्बान अली शाह की उर्स की स्मृति जो में सैयद कुर्बान अली शाह उर्स की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। झांसी कला मुख्य रूप से भारत की किस परंपरा या धार्मिक संदर्भ से संबंधित है? जैन ब्रह्मांड विज्ञान, बौद्ध मंडल चित्रकला, कृष्ण के प्रति वैष्णव भक्ति, या फिर तांत्रिक शैव परंपरा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण के प्रति वैष्णव भक्ति का एक क्या है, धार्मिक संदर्भ में या उसका एक मतलब रूप है जिस संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले, और पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम प्राइस पे वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद के संबंध में देखिए, उसी काल की दिल्ली की मस्जिद के विपरीत अटाला मस्जिद में मीनार नहीं है। इस मस्जिद में महिलाओं के प्रार्थना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कक्ष जो क्लाइस्टर है यह शामिल किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। मथुरा कला शैली के बारे में देखिए। मथुरा कला शैली की महिला मूर्तियां यक्षी परंपरा की निरंतरता को दर्शाती हैं। मथुरा परंपरा में बुद्ध की प्रतिमाओं की विशेषता उनका सुदृढ़ शरीर और मुंडित मस्तक सिंहासन पर विराजमान मुद्रा में बनाया गया है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किन दो कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? ये जो है कल जो प्रैक्टिस सेट कराया गया था उसमें भी यह क्वेश्चन आया था और कराया गया था। यह क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर आपका ऑप्शन है HCL और फॉक्सकॉन के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वस्त्र क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत में कपड़ा फैब्रिक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत में परिधान अर्थात अपैरल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हथकरघा और वस्त्र क्षेत्र की अगर हम बात करें, कपड़ा उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में कपड़ा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम उत्पादन की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर रेशम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो रैंक है 5वां है, 5वें नंबर पे है। ठीक है, 5वें नंबर पे। और परिधान की बात करें, परिधान उद्योग जो देश का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है, और इसमें जो है परिधान उद्योग देश का 5वां सबसे बड़ा परिधान उद्योग है। ठीक है, और इसमें जो है उत्तर प्रदेश का स्थान जो है, इसमें उत्तर परिधान उद्योग जो है यह क्या कह रहा है कि भारत में परिधान अपैरल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। आपका गलत है। ठीक है, सही आंसर इसका ही हो जाएगा।
कौन सा विकल्प गलत है? उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में पहले नंबर पे है, फल उत्पादन में तीसरे नंबर पे, अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में तीसरे और गन्ना उत्पादन में दूसरे। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं उत्तर प्रदेश के बारे में? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे, ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी कार्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बरेली का ओडीओपी है जरी जरदोजी, फिरोजाबाद का कांच के बर्तन, हमीरपुर का जूता और झांसी का लौह कला। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी का लौह कला नहीं है, झांसी का क्या है? झांसी का सॉफ्ट टॉयज है, ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तारकशी, काल्पी का कागज, गौरा पत्थर, हस्तशिल्प, बाराबंकी हथकरघा, किसे जीआई टैग प्राप्त है? इसका जो सही आंसर वो डी हो जाएगा, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 देखिए, इसके अनुसार जो 26-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति केवल सरकारी उपभोग के लिए सौर ऊर्जा पार्कों के विकास को शामिल करता है। इस नीति के अंतर्गत अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है कोड के हिसाब से आपको बताना है और वो आपका ए हो जाएगा, पहला तीसरा सही दूसरा गलत है। जहाँ पे केवल, सभी इस प्रकार के शब्द हैं समझ जाइए कि वहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन जो है गलत ही होते हैं, ठीक है। इसमें केवल सरकारी विभागों के उपभोग के लिए नहीं, ठीक है, सौर ऊर्जा सरकारी और निजी उपभोग के लिए सौर ऊर्जा पार्कों के विकास करने की बात की गई है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना या फिर परियोजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? कुष्ठावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना या फिर फार्म पोंड योजना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? महाराजगंज, बरेली, लखीमपुर या फिर सोनभद्र। इसका सही आंसर ये हो जाएगा महाराजगंज में, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के इटावा वन प्रभाग में सौरस क्रेन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश का धनौरी आर्द्रभूमि सौरस क्रेन का एक प्रसिद्ध आवास स्थल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। बफर में सफर योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह एक पारिस्थितिक पर्यटन पहल है जिसे उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह दुधवा, पीलीभीत जैसे बाघ अभयारण्यों के बफर जोन में शामिल करता है, बफर जोन को शामिल करता है। उत्तर प्रदेश में एक विशेष पारिस्थितिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सेमरई झील है इस योजना का हिस्सा नहीं है। दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए एक आधुनिक सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक विशेष पारिस्थितिक स्थल के रूप में विकसित की जा रही सेमरई झील इस योजना का हिस्सा नहीं है, गलत है। ये भी जो है इस योजना का हिस्सा है, ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। ध्रुवीय अनुसंधान पोत पीआरबी के बारे में। ध्रुवीय अनुसंधान पोत पीआरबी एक ऐसा जहाज होता है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान तथा महासागरों में वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक मंच अर्थात प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। हाल ही में भारत ने अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्मित करने के लिए नॉर्वे की कंपनी कोक्सवर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी। मार्कोसूर के बारे में देखिए, मार्कोसूर दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह है जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और इक्वेडोर शामिल हैं। यह यूरोपीय संघ के मॉडल पर आधारित है और भारत ने इस व्यापार समूह के साथ एक तरजीही व्यापार व्यवस्था पीटीए पर हस्ताक्षर किया है। सही आंसर इसका क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। 2-3 सही है, 2-3 सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्या है? क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, मार्कोसूर जिसे दक्षिण साझा बाजार के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण अमेरिका व्यापार समूह है जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे शामिल है, ठीक है। इसमें जो है चिली और इक्वेडोर शामिल नहीं है, ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा। ऑपरेशन स्पाइडर वेव हाल ही में चर्चा में क्यों था? सीरिया में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए, दक्षिण अमेरिका में मादक पदार्थों के विरुद्ध निगरानी अभियान के लिए, यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र में ड्रोन आधारित गुप्त हमला के लिए, डार्कनेट नेटवर्क को लक्षित करने वाले साइबर सुरक्षा अभियान के लिए। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर सी है, ऑप्शन सी। यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र में ड्रोन आधारित गुप्त हमला करने के लिए ऑपरेशन स्पाइडर वेव चलाया गया था, ठीक है, और उसमें चर्चा में भी
बहुत था, आप लोगों ने सुना होगा कि यूक्रेन ने जो है बहुत से ड्रोन भेज करके जो रूस है उसके बहुत से फाइटर जेटों को तबाह कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के बारे में देखिए, भारत ने 25 से 28 की अवधि के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है। IIAS जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है, इसमें 31 सदस्य देशों का एक संघ है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध हेतु उपयोग करता है, सहयोग करता है, और यह संयुक्त राष्ट्र का एक औपचारिक निकाय है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है, यह संयुक्त राष्ट्र का एक औपचारिक निकाय नहीं है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक निकाय नहीं है। यह संस्थान संयुक्त राष्ट्र का कोई औपचारिक संबंध इससे नहीं है। ठीक है। हाल ही में खींचन और मानेर को भारत में नए रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। दोनों स्थल राजस्थान में स्थित हैं और इनके शामिल होने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर के 91 हो गई है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं और वर्तमान समय में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। ठीक है, सही आंसर डी है। धनुषकोटी में प्रस्तावित ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य के बारे में देखिए। इस अभयारण्य की स्थापना की जो आधिकारिक घोषणा है वह तमिलनाडु सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया था। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के लिए केंद्रीय एशियाई मार्ग में एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल को संरक्षित करना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर वो सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। लीजे म्यूंग जो है इनको दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्हें दक्षिण कोरिया की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से चुना गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। चिनाब ब्रिज के बारे में देखिए, यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। इंडियन प्रीमियम लीग जो IPL है 2025 इसके बारे में देखिए। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से पराजित किया। विराट कोहली को IPL 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP घोषित किया गया। यह पहली बार था जब RCB IPL के फाइनल में पहुंची थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा गलत है। देखिए जो IPL 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है इसका पुरस्कार विराट कोहली को नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को प्राप्त हुआ था। और ऐसा नहीं है कि जो आपका रॉयल बेंगलुरु क्या कह रहा है, पहली बार नहीं है कि RCB IPL में पहुंची है। अगर ये होता कि RCB पहली बार IPL जीती है तो यह ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि RCB IPL के फाइनल में पहली बार पहुंची है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके पहले भी जो RCB है 2009, 2011, 2016 में फाइनल में पहुंच चुकी है लेकिन पराजित हार गई थी। ठीक है, इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2025 के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? कार्लोस अलकराज ने फाइनल में यानिक सिनर को पराजित किया। आर्यन सवालंका ने फाइनल में कोको गाफा को पराजित किया। कौन सा विकल्प गलत है इसमें? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा गलत है। दूसरा इसका गलत हो जाएगा। वुमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो इसमें कोको गाफा ने आर्यन सवालंका को पराजित किया था। ठीक है, कोको गाफा ने इनको पराजित किया था, ना कि इन्होंने इनको पराजित किया था। ठीक, ऑप्शन बी। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के बारे में देखिए। यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है और इसमें देशों को 4 आयामों के आधार पर रैंक दिया जाता है। आर्थिक सहभागिता, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा के आधार पर। ठीक है, तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। भारत 131वें स्थान पे है जो 24 की तुलना में उसकी स्थिति में सुधार को दर्शाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है। देखिए भारत की अगर हम बात करें लैंगिक समानता इंडेक्स में दक्षिण एशिया में न्यूनतम रैंकिंग के देशों में शामिल है और भारत इस रिपोर्ट में 148 देशों में 131वें स्थान पर है जो वर्ष 24 में 129वें की तुलना में 2 स्थान नीचे गिर गया है। तो 2024 में भारत 129वें स्थान पे था और इस वर्ष 131वें स्थान पे है, तो इसकी रैंकिंग में गिरावट आया है। ठीक है, 2025 में भारत 131वें नंबर पे है जबकि 24 में 129वें नंबर पे था। ठीक है, हाल ही में लॉन्च किए गए DG पिन किस लिए विकसित किया गया? किसके द्वारा विकसित किया गया यह बताना है, किस लिए नहीं। इसका जो विकास है वो किया गया डाक विभाग, IIT हैदराबाद और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा। ऑप्शन है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नियोजित क्रॉपिंग क्या है? जो
आपका ICAR द्वारा क्रॉपिंग का विकास किया गया है या निर्माण किया गया है। क्रॉपिंग क्या है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा खेतों की छवि और AI आधारित मॉडल का उपयोग करके फसल डेटा एकत्र करने के लिए इसका अध्ययन किया गया है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। ASWC अरनाला के बारे में देखिए। यह विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया एक पनडुब्बी रोधी जहाज है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। यह का डीजल इंजन वाटर जेट चलित जहाज है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सेना अभ्यास 2025 नोमैडिक एलिफेंट, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नोमैडिक एलिफेंट का जो आयोजन है यह उलान बटोर मंगोलिया में हुआ था। ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति की ADC के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? भारत के राष्ट्रपति की ADC के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यह बनी है यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन हो जाएगा यशस्वी सोलंकी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 4 दिसंबर को एक पक्षी बाध्यकारी उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। WHO ने जून 2025 में निम्नलिखित में से किस रोग को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दिया है? वो रोग कौन सा है? वो रोग आपका त्वचा रोग। ऑप्शन बी। साइबर सुरक्षा अभ्यास के संदर्भ में देखिए। यह एक बहुचरणीय अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन 16 जून से 27 जून 2025 तक किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में साइबर हमलों का अनुकरण करना और रक्षात्मक प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में साइप्रस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड प्राप्त किया? किसे जो है साइप्रस का पुरस्कार, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड दिया गया? किसे दिया गया है? आप लोगों को पता ही होगा। कौन घूमता रहता है? प्रधानमंत्री मोदी, इन्हीं को प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही जो है भ्रमण करते रहते हैं और हम लोगों के लिए करंट अफेयर बढ़ाते रहते हैं। रुद्राक्ष ड्रोन के बारे में देखिए। यह एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL ड्रोन है। इसे सोलर एयरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकने में सक्षम है। रुद्रास्त्र ड्रोन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त विमान का जो निर्माण है किस कंपनी द्वारा किया गया था? इस जो विमान है इसका निर्माण किया गया था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर द्वारा। ऑप्शन एवी लिस्ट किससे संबंधित है? एवी लिस्ट का जो संबंध है वो किससे है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी पक्षी प्रजातियों की एक एकीकृत वैश्विक सूची तैयार करने के लिए। ऑप्शन सी। ब्लू NDC चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्लू NDC चैलेंज का संबंध है वैश्विक महासागर आधारित जलवायु पहल से। ऑप्शन ए। किस कंपनी ने भारत में राफेल फ्यूजलेज उत्पादन के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ साझेदारी किया है? यह जो साझेदारी है यह किया गया टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, टाटा एडवांस सिस्टम ने साझेदारी किया है। वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में देखिए। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी पूछ लेता है, याद रखिएगा। इसके तहत आयोजित एक मध्यवार्षिक बैठक है और इसे औपचारिक रूप से UNFCCC की सहायक निकाय के सत्र के रूप में जाना जाता है। इसका आयोजन जलवायु वार्ता के तकनीकी एवं वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करने तथा पक्षकारों के सम्मेलन COP हेतु एजेंडा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। सिपरी ईयरबुक 2025 के बारे में देखिए। जनवरी 2025 तक भारत के पास पाकिस्तान से अधिक लेकिन चीन से कम परमाणु हथियार थे। भारत ऐसे कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों का विकास कर रहा है जो शांति काल में परमाणु हथियारों संभावित रूप से एक से अधिक हथियारों का वहन करने में सक्षम होगा। कैनिस्टराइज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे जो मिसाइल है ये आपका मान लीजिए कोई, यार मिसाइल तो सही से बने, ये मान लीजिए कोई मिसाइल है, ठीक है। इस मिसाइल को जिस कनस्टर में रखा जाता है, ये जो खोल होता है इसके अंदर होता है, और जब इसे मिसाइल को जब छोड़ना होता है तो ये ऊपर का ढक्कन जो है, ये ढक्कन जो होता है हट जाता है और मिसाइल निकल जाता है। ये जो आपका खोल है, जो ढक्कन, ये पूरा बॉक्स जो है इसी को कनस्टरकृत कहा जाता है, कनस्टर, ठीक है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ही ऐसे केवल अमेरिका और रूस ही एक से अधिक
ध्वंस शीर्ष अर्थात वॉरहेड वाली दोहरी क्षमता की मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। वर्ष 2020 और 24 के बीच भारत शीर्ष 5 वैश्विक हथियार आयातकों में शामिल है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 4, तीसरा गलत है। केवल अमेरिका और रूस एक से अधिक जो विध्वंसकारी वॉरहेड वाली दोहरी क्षमता की मिसाइलें विकसित कर रहे हैं, गलत है। अमेरिका और रूस के साथ साथ भारत हो गया, चीन हो गया, इनके द्वारा भी मिसाइलों का विकास किया गया और उसके साथ साथ अभी तो पाकिस्तान भी इसका विकास कर रहा है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के बारे में देखिए। FATF का स्थापना 1989 में धन शोधन से निपटने के लिए G7 देशों द्वारा किया गया था। 40 से सदस्य अंतर सरकारी निकाय है और भारत 2013 में इसमें शामिल हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि भारत जो है इसमें जो शामिल हुआ था 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है। शॉर्ट डेटम रिपोर्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? शॉर्ट डेटम रिपोर्ट तकनीक, इसका उपयोग जो होता है DNA की पहचान के लिए। ऑप्शन सी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में देखिए। SMR या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसका उपयोग केवल ऑन ग्रिड अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग के लिए नहीं होता है। यह पारंपरिक बड़े परमाणु रिएक्टरों का लागत प्रभावी विकल्प है। भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित के लिए SMR पर सक्रिय रूप से शोध कर रहा है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यह ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरह की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए तैनात किया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ऑन ग्रिड के लिए बस कार्य करता है, ऑफ ग्रिड के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। मेजरॉन फर्स्ट के बारे में देखिए। यह एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? मेजरॉन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया है? भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को जो शामिल किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ऑप्शन डी। कौन सा विकल्प समझ नहीं है? वी नारायणन, यह DRDO के अध्यक्ष हैं। ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर। अंजू राठी राणा पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव है। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाए? कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वी नारायणन जो है यह DRDO के अध्यक्ष नहीं है बल्कि इसरो के अध्यक्ष हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। इसमें पूछा कौन सा विकल्प गलत है, यही गलत है क्योंकि वी नारायणन जो है DRDO नहीं बल्कि इसरो के अध्यक्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समुद्री अभ्यास सिक्योरिटी बेल्ट 2025 के बारे में देखिए। इसका संचालन चीन, रूस और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। बेलारूस शंघाई सहयोग संगठन SSU में शामिल हुआ था चौथे सदस्य के रूप में। यह जो है इसमें 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। सुचेता कृपलानी के संबंध में देखिए। वह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महिला शाखा की संस्थापक थी। वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अर्थात पहला सही है दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि सुचेता कृपलानी जो है यह बंगाल की नहीं, कहाँ की जो है क्या कहते हैं, कहाँ की पहली मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी की अगर हम बात करें तो यह जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, न कि। ठीक है। आम चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी BJP ने उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें जीती थी? BJP को टोटल 33 लोकसभा सीट प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी। आम चुनाव 2024 में फैजाबाद लोकसभा सीट से किसने जीत दर्ज की थी? फैजाबाद लोकसभा सीट से जो जीत दर्ज की गई थी वो अवधेश प्रसाद जो सपा से थे। ठीक है, ऑप्शन बी। और ये उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि राम मंदिर के बाद अयोध्या से BJP को कोई पराजित नहीं कर सकता और BJP के जो वहाँ से नेता है वो हार गए थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये आपकी आनंदीबेन पटेल हैं। इकरा चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के किस सीट से जीत दर्ज की थी?
इनके द्वारा जो जीत दर्ज किया गया था या कैराना से, ऑप्शन डी। किसी राज्य में धन विधेयक केवल राज्यपाल की सिफारिश से किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 107 के तहत। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है। राज्य विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को पद से हटा सकती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को हटा सकती है, बात बिल्कुल ठीक है। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, जब विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। जब तक सरकार को बहुमत प्राप्त है तब तक सरकार है। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? इनके द्वारा जो प्रतिनिधित्व किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रतिनिधित्व किया गया था, यह फूलपुर सीट का किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 17 मार्च 1866 को, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा प्रशासित किया गया था? इसे जो प्रशासित किया गया था उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 द्वारा, ऑप्शन सी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर वाल्टर मॉर्गन थे, ऑप्शन डी, सर वाल्टर मॉर्गन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महान है, ऑप्शन बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में देखिए। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहता है। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है वो 65 नहीं 62 वर्ष है, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रीट क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया था? किस मामले में इसकी घोषणा की गई थी? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो घोषणा है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रीट जो क्षेत्राधिकार है यह सुप्रीम कोर्ट का या जो है संविधान का मूल ढांचा या कह सकते हैं आधारभूत ढांचा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह निर्णय कब आया था? 1997 में आया था, यह भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान समय में जो विपक्ष के नेता है के रूप में कौन है? माता प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी। किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। और महाधिवक्ता का उल्लेख 165 में किया गया। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बनाया गया बबीता चौहान को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप या एच.डी. देवेगौड़ा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, 38 सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 8 सदस्य शिक्षकों के द्वारा और 30 सदस्य स्नातकों द्वारा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के संदर्भ में देखिए, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग द्वारा की गई है। इस पुरस्कार के लिए पात्र होने हेतु खिलाड़ी को अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में से कौन अपने क्षेत्र से सही सम्मिलित नहीं है? श्री आशुतोष शर्मा विज्ञान और अभियांत्रिकी, श्री गणेश्वर शास्त्री साहित्य और शिक्षा, श्री नारायण भुलई भाई चिकित्सा, श्री सत्यपाल सिंह खेल। इसमें गलत क्या है? सी जो है गलत हो जाएगा। बात करें अगर भुलई भाई की तो ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, राजनीति सामाजिक कार्य जो है उससे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम व्यक्ति कौन था? लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत, भगवान दास या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन? किसे जो है भारत रत्न पहली बार दिया गया था और उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान दास। उत्तर प्रदेश की पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता सांध्वरी रितंभरा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? साहित्य, शिक्षा, सामाजिक कार्य या फिर चिकित्सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक कार्य, ऑप्शन सी।
नीलम सारड़ गौर को निम्नलिखित में से किस काम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था रिक्यूम इन राग जानकी के लिए, ऑप्शन ए। अर्जुन पुरस्कार विजेता अनु रानी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, भाला फेंक या फिर कुश्ती? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाला फेंक से। और कल जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करे थे प्रैक्टिस सेट, उसमें भी अनु रानी आई थी। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस संदर्भ में आई थी। इनके ऊपर शायद कुछ प्रतिबंध लगा है, ठीक है। प्रीति पाल जो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनी है। इन्होंने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा श्रेणी में कांस्य पदक जीता था? 100 मीटर T36, 200 मीटर 35, 400 मीटर 37 या 800 मीटर 34? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 200 मीटर ट्रैक 35, ऑप्शन बी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक निवास राजभवन का जो मूल नाम है वो क्या है? इसका मूल नाम है कोठी हयात बख्श, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। भारतीय हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? किसमें जीता था? इनके द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया था वह 1980 मॉस्को ओलंपिक में, ऑप्शन बी। प्रवीण कुमार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? प्रवीण कुमार का जो संबंध है या ऊंची कूद से है, ऑप्शन सी, ऊंची कूद से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 2024 पैरालंपिक खेल में पुरुषों की ऊंची कूद में जो आपका हाई जंप है इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए अब चर्चा में थे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके प्रथम कार्यकाल के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आ जाएंगे आपका गोविंद बल्लभ पंत पहले नंबर पे, उसके बाद चंद्रभान गुप्ता दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर आ जाएंगे आपका राम नरेश यादव तीसरे नंबर पे, उसके बाद राजनाथ सिंह, ठीक है। इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा? इस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए इसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 154 में किया गया, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 164 सब क्लॉज फर्स्ट के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 91वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक और 12 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए पहला जो है परसेंट है, दूसरा संख्या है, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और 91वां संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें अगर बात करें अनुच्छेद 199 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक को जो स्वीकृति दी जाती है उसका उल्लेख किया गया है। और 201 में राष्ट्रपति के विचारार्थ जो राज्यपाल विधेयक का रचित करता है उसकी बात की गई। और 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। सही आंसर ये हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? किस हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को, ऑप्शन सी। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता की 138वीं जयंती मनाई गई थी? यह मनाई गई थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2024 में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला किस जिले में आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था लखनऊ जिले में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ खिलाड़ी के नाम दिया गया और खेल दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें अभिनव श्याम गुप्ता का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। आशीष कुमार जो है इनका किस खेल से संबंध है? आशीष कुमार की बात करें, आशीष कुमार का संबंध है जिम्नास्टिक से। अन्नू रानी सिंह अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, इनका संबंध किससे है? अन्नू रानी का जो संबंध है शूटिंग से है। और गौस मोहम्मद, एक सेकेंड, अन्नू रानी का संबंध शूटिंग से है, गौस मोहम्मद टेनिस से है। इसका जो सही आंसर है वो आपका 3, 2, 1, 4 बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले।
और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट यूपीपीएससीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से बना दिया गया है। वहाँ पे सारे जो टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर बहुत कम प्राइस पर बहुत ढेर सारे जो है वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट अपडेटेड प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। बाकी अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य भारत अमेरिका साझेदारी के तहत अपनी पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने जा रहा है? किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? या उत्तर प्रदेश द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।